नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो पिछले हफ्ते रिलीज हुआ वो है इंडिया की इकोनॉमी के जीडीपी का पूरे साल का एडवांस एस्टिमेट। एडवांस एस्टिमेट का मतलब ये है कि हर साल करीब यही पीरियड में गवर्नमेंट अपने एस्टिमेट को रिलीज करती है कि उनको क्या लगता है कि जीडीपी की ग्रोथ पूरे साल में कितनी होगी। और ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं है कि ये जो एडवांस एस्टिमेट आया है उसमें गवर्नमेंट ने एस्टिमेट निकाला है कि जीडीपी ग्रोथ काफ़ी स्लो होगी। और इसका रीज़न ये है कि Q2 जो था पूरे साल का उसमें जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% रही, जो कि काफ़ी शार्प स्लो डाउन थी। तो Q2 ने जीडीपी ग्रोथ का जो एवरेज है उसको नीचे खींच लिया, जिसकी वजह से पूरे साल का जीडीपी एस्टिमेट जो है गवर्नमेंट का वो सिर्फ 6.4% आया है। कितना? 6.4%। अब रिमेंबर कि आरबीआई ने पहले एस्टिमेट किया था कि पूरे साल में इंडिया की जीडीपी 7.2% ग्रो होगी, लेकिन आरबीआई ने भी रिवाइज करके ये ग्रोथ को 6.6% कर दिया था। तो गवर्नमेंट का तो एस्टिमेट और कम आया है 6.4%। तो अभी इसी चीज को हम डेटा पे देखेंगे। अब सबसे पहले तो ये डेटा किसने रिलीज किया? जीडीपी का डेटा रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मॉस्पी। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे दे दी है, आप देख सकते हो ये लिंक में जा करके। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो दो तीन चीजें जाननी जरूरी है। सबसे पहले तो बेसिक्स यानी कि जीडीपी का मतलब क्या है। वेल, जीडीपी जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या करता है? ये पूरे इकोनॉमी में यानी कि पूरी कंट्री के जो बॉर्डर्स है वो बॉर्डर के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उत्पादन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो वो होता है जीडीपी। अब जीडीपी इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, जीडीपी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अराउंड 17th-18th सेंचुरी में जीडीपी जो है उसका कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया। और ये कॉन्सेप्ट इसीलिए प्रपोज किया गया क्योंकि जो तब इकोनॉमिस्ट थे, जो तब किंगडम्स थे, उनको कंट्री का इकोनॉमिक पावर जो है वो जानना था कि इकोनॉमिक पावर जो है या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, उस प्रॉस्पेरिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, राइट? तो भूटान में जैसे कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस है, उसके कुछ प्रोस है, उसके कुछ कॉन्स है, लेकिन जीडीपी जो है वो स्टैटिस्टिशियंस एंड इकोनॉमिस्ट, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, लेकिन वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिशियंस और इकोनॉमिस्ट ने जीडीपी का जो मेजर है यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बॉर्डर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसकी फाइनल वैल्यू, यानी कि ज्यादा गुड्स अगर प्रोड्यूस हुए तो इसका मतलब ये है कि एक कंट्री प्रॉस्परस है, ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है, और कोई कंट्री में कम गुड्स अगर प्रोड्यूस होते हैं और उसकी फाइनल वैल्यू, तो वो कंट्री लेस प्रॉस्परस या लेस वेल्दी है, राइट? तो हमें क्या जानना है? हमें जानना है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है कोई कंट्री के अंदर तो फिर जीडीपी ज्यादा, और जीडीपी ज्यादा तो वो कंट्री ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, इकोनॉमिकली पावरफुल, राइट? तो क्वांटिटी जाननी है, प्राइस नहीं जाननी। अब जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो दो चीज है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और जीडीपी एट करंट प्राइसेस, राइट? जीडीपी एट करंट प्राइसेस माने आज के प्राइस के हिसाब से उन गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू क्या होती है, राइट? कंट्री के अंदर उत्पादन होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू आज की प्राइस को लेके क्या है। लेकिन दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब ये है कि 2011 और 12 की जो साल था, यानी FY 2012 का जो साल था, उस साल की कंपैरिजन, वो साल को बेस ईयर लेते हैं और वो बेस ईयर 2012 की कंपैरिजन से आज की डेट में गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए हैं। तो हम जो प्राइजेस लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वो 2012 की प्राइस लेते हैं। अब आप सोचोगे कि ये प्राइस तो आउटडेटेड है, 2012 की है, ये बात सही है, लेकिन हमें 2012 की कंपैरिजन से अभी यानी FY 2025 में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है या कम है, वो हमें जानना है। हमें ये नहीं जानना कि 2012 से लेके अभी तक इन्फ्लेशन कितना रहा है, राइट? वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। हमें तो जानना है कि इंडिया कितना प्रॉस्परस या कितना ग्रो हो रहा है,
राइट, कितना पावरफुल हो रहा है, तो वो जानने के लिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है कंट्री के अंदर, वो जानना है। तो इसीलिए हम प्राइस का जो इफेक्ट है उसको निकाल देते हैं जीडीपी में से, और 2012 की कंपैरिजन से अभी कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसी चीज़ को हम जानते हैं ईयर ऑन ईयर, राइट। तो जीडीपी ऑन कांस्टेंट प्राइसेस का डेटा ये है यहाँ पे, और वो अगर आप देखो तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट ये है, राइट, ये है जीडीपी प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और गवर्नमेंट का एस्टिमेट ये है कि 2011-12 के प्राइसेस अगर हम ले तो उसके हिसाब से इंडिया की जीडीपी FY25 में यानी पूरे साल में मार्च एंडिंग तक होनी चाहिए 184 लाख करोड़। कितनी? 184 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 185 लाख करोड़। अब ये तो वैल्यू हो गई, लेकिन ग्रोथ की अगर बात करें तो ये पिछले साल की कंपैरिजन से सिर्फ 6.4% का ग्रोथ है। अब पिछले साल में यानी FY24 में FY23 की कंपैरिजन से 8.2% ग्रोथ था, राइट, और इस साल सिर्फ 6.4% ग्रोथ है। तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए 6.4% ग्रोथ ये काफ़ी शार्प स्लो डाउन है। हमें एटलीस्ट 8% के ऊपर, डिजायरेबल तो है कि 9% के ऊपर रियल ग्रोथ हो, नॉमिनल नहीं, नॉमिनल यानी कि इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके। इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करके जो ग्रोथ है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वॉल्यूम, वो हमें चाहिए कि 8% से ऊपर ईयर ऑन ईयर ग्रो हो, राइट। तो गवर्नमेंट के एस्टिमेट से के हिसाब से इस पूरे साल में 6.4% ग्रोथ ही होगी, राइट। ये हो गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात। लेकिन दूसरा एक कॉन्सेप्ट भी है जिसको बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। अब ग्रोस वैल्यू एडेड क्या है? ग्रोस वैल्यू एडेड जीडीपी का थोड़ा सा प्योरर फॉर्म बोल सकते हैं, थोड़ा सा शुद्ध फॉर्म बोल सकते हैं। वो कैसे? जीडीपी जो है उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, यानी कि अब फाइनल आप मानो रेस्टोरेंट में जाओगे तो रेस्टोरेंट में आप जब पे करोगे तो आप टैक्सेस के साथ पे करोगे, राइट, टैक्सेस के साथ पे करोगे। लेकिन हमें जानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्सेस क्या है, राइट। तभी हमें फाइनल वैल्यू पता चलेगा ना। टैक्सेस तो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस क्या है, राइट। तो जीवीए जो है उसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, ग्रोस वैल्यू एडेड में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। तो जीडीपी में से हम जब टैक्सेस निकाल देंगे और उसमें से सब्सिडीज जो है, सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट कोई चीज को दे दे, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, राइट, फर्टिलाइजर सब्सिडी गवर्नमेंट पे कर रही है, तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियली सस्ते हो जाएंगे मार्केट में, राइट। लेकिन हमें आर्टिफिशियल सस्तापन जो आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो जानना है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टॉर्शन को निकाल के, कोई भी तरह का डिस्टॉर्शन जो है प्राइस में वो निकाल के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है वो हमें जानना है, राइट। तो सब्सिडीज को जो है हम जीवीए में ऐड कर देंगे, क्योंकि जीडीपी में सब्सिडीज निकाल देते हैं, राइट। जब जीडीपी में हम मानो कि फर्टिलाइजर खरीदने जाएंगे तो फर्टिलाइजर सस्ते मिलेंगे हमें। सस्ते क्यों मिलेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। तो ये तो जीडीपी में थोड़ा डिस्टॉर्शन हो गया, राइट। तो सब्सिडीज को माइनस करके जब प्राइस हम पे करते हैं स्टोर में तो वो डिस्टॉर्शन हो गया। हम सब्सिडीज को ऐड कर देंगे उस प्राइस में, तभी हमें रियल प्राइस पता चलेगी फर्टिलाइजर्स की। इसी तरह सब गुड्स एंड सर्विसेज में से सब्सिडीज जो है उसकी प्राइस जो है वो जीडीपी में हम ऐड कर देंगे ताकि हमें जीवीए मिले। तो टू रिपीट, जीवीए में हम टैक्सेस जो है वो जीडीपी से माइनस कर देंगे और सब्सिडीज ऐड कर देंगे, तब हमें मिलेगा जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड। तो ये हमें एक ज्यादा शुद्ध फॉर्म ऑफ जीडीपी जिसको बोल सकते हैं वो हमें फिगर मिल जाएगा। और जीवीए जो है वो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि इस पूरे साल में जीवीए जो है वो 168 लाख करोड़ होगा, राइट। और जीवीए भी ग्रो होगा प्रीवियस साल के कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 6.4%। तो जीवीए में भी स्लो डाउन है, जीडीपी और जीवीए दोनों में स्लो डाउन है, राइट। तो ये चीज है। अब कोई आपको पूछे कि इंडिया की जीडीपी की वैल्यू क्या है, राइट, तो आप ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो कि जीडीपी अगर आप पूछ रहे हो तो 184 लाख करोड़ है जीडीपी की वैल्यू, राइट। और जीवीए अगर आप देखो तो 168 लाख करोड़ है, राइट। अब ये हो गया जीवीए और जीडीपी की बात। अब जीडीपी जो है ये तो हमने जाना कि कोई बॉर्डर के अंदर, मतलब कोई कंट्री की बॉर्डर के अंदर, जैसे इंडिया की जीडीपी है तो इंडिया की बॉर्डर के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू वो जीडीपी है।
लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होता है? दो प्रोसेस है जीडीपी कैलकुलेट करने के। एक तो है एक्सपेंडिचर अप्रोच और दूसरा है इनकम अप्रोच, और दोनों अप्रोचेस में जीडीपी की वैल्यू सेम मिलती है। अब अगर हम एक्सपेंडिचर अप्रोच की सबसे पहले बात करें, राइट, एक्सपेंडिचर अप्रोच में यहां पे बॉटम राइट में आप देखो तो ये जीडीपी का फॉर्मूला है। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन लाने की जरूरत है नहीं, ये बहुत सिंपल है। सी जो है, ये फॉर्मूला में सी जो है वो है कंजम्पशन, स्पेसिफिकली हाउस होल्ड का कंजम्पशन, जिसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि हाउस होल्ड एजुकेशन में या हेल्थ केयर में या गुड्स में, हाउसिंग में, ये सब में कितना स्पेंड कर रहे हैं, राइट। हाउस होल्ड अगर ज्यादा स्पेंड करेंगे तो दैट मीन्स कि वो जो स्पेंड कर रहे हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हो गई, तो वो जीडीपी में ऐड होगी। ज्यादा हाउस होल्ड स्पेंडिंग होगा तो जीडीपी हाई होगी, कम हाउस होल्ड स्पेंडिंग होगा एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग में, फूड में, तो जीडीपी लो होगी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टर्म है सी प्लस आई। आई क्या है? आई है इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना स्पेंड कर रही है, लॉन्ग टर्म एसेट्स बिल्ड करने में गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, जैसे कि रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, रिजर्वॉयर्स हो गया, रोड्स हो गया, हाईवेज हो गया। ये सारा जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएशन में जॉब्स जो है उसका क्रिएशन होता है, रोजगार मिलती है, और रोजगार मिलने से डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है, राइट। फाइनली तो जो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि इकोनॉमी में कितनी कैपिटल फॉर्म हो रही है, लॉन्ग टर्म एसेट्स फॉर्म हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना क्रिएट हो रहा है, उसको बोलते हैं ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी को बूस्ट करने के लिए। ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो जीडीपी भी ज्यादा दिखेगी, राइट। थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट, जी यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में कितना स्पेंड कर रही है। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट सैलरी देगी। मानो पब्लिक हॉस्पिटल है या पब्लिक स्कूल्स है तो टीचर्स को सैलरी जाएगी, डॉक्टर्स को सैलरी जाएगी, नर्सेज को सैलरी जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे है तो मेडिसिन खरीदने में गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। तो ये सारे जो है पब्लिक सर्विसेज देने में गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग करती है वो गवर्नमेंट फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, राइट। और ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो थर्ड टर्म इज गवर्नमेंट फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड फाइनली फोर्थ टर्म इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला है एक्स माइनस एम, जिसमें से एक्स जो है उसका मतलब है एक्सपोर्ट्स और एम का मतलब है इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस कर दो तो हमें मिलेगा नेट एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा होंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा होंगे तो जीडीपी घटेगी, राइट। तो एक्स माइनस एम। सो ये फोर जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। अब इसका भी डेटा मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है। इंडिविजुअल जो फैक्टर्स है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, उसका सबसे पहले अगर हम प्राइवेट फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम देखें, यानी कि हाउस होल्ड स्पेंडिंग देखें, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से प्रीवियस ईयर में बढ़ी थी 4%, इस साल में बढ़ सकती है 7.3%, राइट। तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग काफी स्ट्रांग चल रही है इकोनॉमी में। और जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, अर्बन स्पेंडिंग में स्लो डाउन है। अर्बन एरियाज में जो हाउस होल्ड है वो स्पेंड काफी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा पैसेंजर व्हीकल सेल्स ले लो या फिर कमर्शियल व्हीकल सेल्स ले लो तो उसमें काफी स्लो डाउन था। लेकिन ट्रैक्टर सेल्स और टू व्हीलर सेल्स में काफी शार्प बूस्ट पिछले कुछ महीनों में हुआ है। इसका रीजन है कि हाउस होल्ड, जो रूरल हाउस होल्ड है, स्पेशली रूरल हाउस होल्ड में इनकम ज्यादा है। रूरल हाउस होल्ड में इनकम्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई है। बारिश अच्छी हुई है, इससे जो फसल है, फसल अच्छी हुई है, चाहे वो खरीफ क्रॉप की हो या फिर विंटर क्रॉप जो राबी क्रॉप्स है, उसका भी एक्सपेक्टेशन है कि फसल अच्छी होगी। फार्मर्स की इनकम अच्छी है, तो इसलिए रूरल एरियाज में डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। तो रूरल एरियाज ने हो सकता है कि हाउस होल्ड की स्पेंडिंग को थोड़ा बूस्ट किया हो, इवन दो अर्बन स्पेंडिंग स्लो है। तो ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
सेकेंड जो फैक्टर है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना स्पेंडिंग कर रही है पब्लिक सर्विसेज में, तो वो जो है वो 4.1% से बढ़ेगा, तो मॉडेस्टली हाई है थोड़ा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और अगर कैपिटल फॉर्मेशन आप देखो, राइट, कैपिटल फॉर्मेशन अगर आप देखो यानी गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो पिछले साल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट जो किया था वो 9% से बढ़ा था, लेकिन इस साल एक्सपेक्टेशन ये है कि 6.4% से ही बढ़ेगा। तो जीडीपी में जो शार्प स्लो डाउन है उसका कारण है गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो इस साल काफी स्लो हो रहा है। क्यों स्लो हो रहा है? क्योंकि पहले तो इलेक्शन पीरियड था, इलेक्शन पीरियड में नेचुरली क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में गवर्नमेंट जो है उसको नए प्रोजेक्ट्स है या नई पॉलिसीज है उसमें अनाउंसमेंट या प्रपोज या स्पेंडिंग जो है वो नहीं कर सकते एज पर इलेक्शन कमीशन, तो वो नहीं कर सकती, तो उसमें स्पेंडिंग में थोड़ी सी स्लो डाउन आ जाती है। उसके बाद हीट वेव्स था, हीट वेव्स के बाद इवन दो मानसून काफ़ी क्षेत्रों में अच्छी रही है, लेकिन काफ़ी क्षेत्रों में फ्लडिंग और एक्सेस रेनफॉल भी आया था और इन्फ्लेशन भी हाई है। तो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग है उसमें काफ़ी स्लो डाउन है। इनफैक्ट पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका डेटा देखा था कि नवंबर तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन सारे महीनों में आप देखो तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग किया है वो 12% ईयर ऑन ईयर से कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, राइट। हमने देखा था इवन दो अक्टूबर के कंपैरिजन से नवंबर में 10% बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखो तो 12% स्पेंडिंग गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर में कम हुआ था। और वो ही चीज यहां पे रिफ्लेक्ट होती है, राइट, कि गवर्नमेंट को लगता है कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार स्लो होगा। और क्यों स्लो होगा उसका भी डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में डिटेल में किया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हो ज्यादा जानने के लिए। लेकिन ये 3 फैक्टर्स में से हमने देखा कि गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो जीडीपी में स्लो डाउन ला रहा है, राइट। अब इसमें भी आप देखो तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि हाउस होल्ड का जो स्पेंडिंग है इकोनॉमी में वो पूरे जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो वो कितना करता है, 56.3%, यानी कि सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है हाउस होल्ड का स्पेंडिंग। अगर हाउस होल्ड स्पेंडिंग स्लो डाउन होगा थैंक्स टू रूरल स्पेंडिंग, रूरल एरियाज में स्पेंडिंग स्ट्रांग है, इसलिए हाउस होल्ड स्पेंडिंग इस पूरे साल में स्ट्रांग रहने वाला है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। लेकिन हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो है वो पूरे जीडीपी का 56% है, तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग मैटर्स अ लॉट जीडीपी ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो सिर्फ 9.3% जीडीपी का है, नॉट टू मच। लेकिन गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में वो 33.5% है और उसमें स्लो डाउन है, इसलिए जीडीपी ज्यादा स्लो हुई है, राइट। तो रिमेंबर कि हाउस होल्ड का जो स्पेंडिंग है वो जीडीपी का 56% है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो 33.5 है, गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में वो सिर्फ 9.3 है, और गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 33.5 है, राइट। तो ये हमें डिफरेंट लीवर्स दिखाता है कि कौन से लीवर इकोनॉमी को पुल कर रहा है और कौन सा लीवर इकोनॉमी को पुश कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, राइट। इसके बाद हाउस होल्ड का स्पेंडिंग हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किया, और गवर्नमेंट कितना इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है वो हमने डिस्कस किया। अब तीसरा फैक्टर जो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, जीडीपी को इंपैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो है चेंजेस इन स्टॉक्स। तो ये तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन काफी सारे गुड्स एंड सर्विसेज है कि जो अभी तक खरीदे नहीं गए, जो वेयर हाउस में पड़े हैं, राइट, इन्वेंट्री के तौर पे वेयर हाउस में पड़े हैं, जिसका स्पेंडिंग अभी तक हुआ नहीं, जो अभी तक बिके नहीं है, तो वो भी तो काउंट करने, क्योंकि वो प्रोड्यूस तो हुए हैं, राइट। तो वो भी इकोनॉमी में जीडीपी का एक हिस्सा है, तो उसको भी काउंट करना है। तो चेंजेस इन स्टॉक्स जो है उसको भी हम ऐड करेंगे। फिर वैल्यूएबल यानी कि गोल्ड कितना पड़ा है इकोनॉमी में वो हम ऐड करेंगे। एंड फाइनली एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती है माइनर, तो इन सारों को ऐड कर दे हम तो हमें फाइनल मिलता है जीडीपी का फिगर। जैसे हमने देखा 184 लाख करोड़ है, और इस साल वैसे ग्रोथ काफी स्लो है 6.4%, राइट। ये हो गया जीडीपी की बात।
आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल रहे हो आपके लिए, एंड मैं ट्राई करता हूँ कि जितना सिंपल हो पाए उतना सिंप्लीफाई करे। इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, सिर्फ थोड़े फैंसी टर्म्स है जिनको अगर आप समझ लो तो ये पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल हो जाता है समझने के लिए, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो है जीडीपी और जीवीए के बारे में। सेकेंड इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो हम देखेंगे वो है बैंक्स की क्रेडिट का, यानी कि बैंक्स की लोन ग्रोथ है, राइट। एडवांसेस का ग्रोथ है वो कैसा रह रहा है। और रिमेंबर कि बैंक्स के जो एडवांसेस है, बैंक्स की जो लोन्स है जो बैंक्स इकोनॉमी में देती है कंज्यूमर्स को और इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट्स को, वो इकोनॉमी का एक प्रॉक्सी है। यानी कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी तो नेचुरली बैंक क्रेडिट भी कम दिखेगा, राइट। और दूसरी तरह भी वो काम करता है कि बैंक क्रेडिट अगर कम रहेगी तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की जो ग्रोथ है वो कम रहेगी, राइट। अब बैंक क्रेडिट का हम देखें तो हमारे पास पिछले 2-3 साल का डेटा है, लेकिन अक्टूबर 2023 से लेके दिसंबर 2024 तक का हम देखें तो आप यहां पे देख सकते हो कि सारे फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट, स्पेशली नॉन फूड क्रेडिट में अगर आप देखो, जैसे कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट हो या सर्विसेज सेक्टर को क्रेडिट हो या फिर पर्सनल लोन्स हो, राइट, जो बैंक्स डिस्पर्स कर रही है, ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट है वो पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में स्ट्रांग रह रहे थे, राइट। इनफैक्ट ओवरऑल आप इंडस्ट्रियल क्रेडिट देखो तो ऑलमोस्ट 8 से 9% से ग्रो हो रही थी। सर्विसेज सेक्टर को क्रेडिट देखो तो 25 to 26% से ग्रो हो रही थी। पर्सनल लोन्स आप देखो तो पर्सनल लोन्स तो और शार्पली ग्रोथ हो रहे थे एट 30%, राइट। तो पर्सनल लोन्स में ग्रोथ सबसे ज्यादा थी। और इन सारों को ऐड कर दे तो हमें मिलेगा नॉन फूड क्रेडिट, राइट, यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट को एक्सक्लूड करके नॉन फूड क्रेडिट देखो तो वो 16 to 17% से ग्रो हो रही थी। तो ये है टोटल बैंक क्रेडिट, राइट, 16 to 17% से ग्रो हो रही थी। उसके बाद बैंक क्रेडिट में स्लो डाउन होना शुरू हुआ, राइट। जून से लेके दिसंबर में आप देखो तो स्लो डाउन होकर अब नॉन फूड क्रेडिट जो है वो 11% हो गई। सो प्रीवियसली 16-17% से लेके अब 11% हो गई। इकोनॉमी में स्लो डाउन है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बैंक क्रेडिट में, या फिर बैंक क्रेडिट में स्लो डाउन जो है उसके कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है, इसको हम थोड़ा बारीकी से डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले क्रेडिट हाई रेट पे ग्रो हो रही थी और अब स्लो डाउन हो रही है। इसका एक मुख्य कारण जो है वो ये है कि पर्सनल लोन्स जो है आप देख सकते हो कि 28, 29, 30% से ग्रो हो रही थी। अब पर्सनल लोन्स पे क्या हुआ कि आरबीआई ने नवंबर 2023 में बैंक्स पे जो रिस्क वेट्स यानी कि बैंक्स अगर 100 रुपए की लोन दे रही है तो 100 रुपए की अगेंस्ट में बैंक्स को कितनी कैपिटल अपनी बैलेंस शीट में रखनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं रिस्क वेट। यानी कि जो रिस्की लोन्स होती है उसके अगेंस्ट में कितनी कैपिटल बैंक्स को अपने बैलेंस शीट में रखनी पड़ेगी, उसका जो रेशियो है वो आरबीआई ने बढ़ा दिया। अगर ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना हार्ड है तो मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की लोन्स होती है, एग्रीकल्चर लोन्स होती है, इंडस्ट्रियल लोन्स होती है, सर्विसेज सेक्टर को लोन होती है, पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन्स जो है वो काफी बार अनसिक्योर्ड होती है, राइट। अनसिक्योर्ड होने के कारण वो ज्यादा रिस्की हो जाती है। तो आरबीआई बैंक्स को क्या बोलती है कि ये जो रिस्की लोन्स है उसके अगेंस्ट में आपको साइड में कैपिटल रखनी पड़ेगी। मानो कि कल अगर कंज्यूमर्स ने डिफॉल्ट करना शुरू किया अपने लोन पे तो आप उस डिफॉल्ट को कैसे फंड करोगे, राइट। आपके पास उतनी कैपिटल होनी चाहिए कि आप उसको बफर कर पाओ, उस डिफॉल्ट को बफर कर पाओ, झेल पाओ उस लॉस को, राइट। तो पहले जो है क्रेडिट कार्ड लोन्स की अगर आप बात करो तो नवंबर 2023 में कमर्शियल बैंक से शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, वो लोग अगर मानो 100 रुपए की लोन क्रेडिट कार्ड लोन दे रहे हो तो उस पे कमर्शियल बैंक्स को 125 रुपए कैपिटल रखनी पड़ रही थी अपनी बैलेंस शीट में। नवंबर 2023 से क्या हो गया कि आरबीआई ने बोला कि नहीं, 125 रुपए भी कम है, मुझे थोड़ा रिस्क ज्यादा लग रहा है, तो आप अब से 150 रुपए रखोगे। तो फॉर एवरी 100 रुपी लोन दैट यू गिव आउट, मतलब आप हर 100 रुपए की लोन, क्रेडिट कार्ड लोन जो अगर दे रहे हो उसके सामने आपको 150 रुपए की कैपिटल साइड में रखनी पड़ेगी, राइट। ऐसे ही पर्सनल लोन्स पे पहले 100 रुपए लोन के अगेंस्ट में 100 रुपए का कैपिटल बफर रखना था,
अब आरबीआई ने बोला कि 125 रुपये रखना पड़ेगा पर्सनल लोन्स पे, राइट। इसमें से हाउसिंग लोन्स, व्हीकल लोन्स और वो सब एक्सक्लूड कर दिया आरबीआई ने, लेकिन पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स पे कैपिटल ज़्यादा रखने को बोला। अब कैपिटल ज़्यादा रखने को बोला तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल जो है वो बैंक्स आगे जाके दूसरे चीज़ों में लैंड नहीं कर सकती, इंडस्ट्रीज को लैंड नहीं कर सकती, सर्विसेज सेक्टर को लैंड नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो कैपिटल उनको कंपल्सरी रखनी है पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स के लिए, तो वो कैपिटल लॉक्ड रह गई, राइट। तो इसके कारण हो सकता है कि बैंक्स ने ओवरऑल इंडस्ट्री को या सर्विसेज को क्रेडिट देना कम कर दिया, क्योंकि वो बैंक के पास जो कैपिटल थी वो लॉक्ड हो गई, राइट। इसके कारण हो सकता है कि क्रेडिट में स्लो डाउन होना शुरू हुआ, एडवांसेस में, लोन्स में स्लो डाउन होना शुरू हुआ, जो अभी रिफ्लेक्ट कर रही है, राइट। ऑब्वियसली ये तो बैंक्स की तरफ से कि बैंक्स ने ही क्रेडिट देना बंद किया, राइट, ये एक फैक्टर हो सकता है। सेकेंड फैक्टर ये हो सकता है कि इलेक्शन के बाद हीट वेव्स थी, हीट वेव्स के बाद मॉनसून था, मॉनसून में फ्लडिंग आया, फ्लडिंग के कारण काफ़ी सारे जो फूड्स एंड वेजिटेबल्स थे वो डैमेज हो गए, तो आलू के या कांदे के या फिर टमाटर के उनके प्राइसेस बढ़ गए। फूड इन्फ्लेशन अभी आप देखो तो 9 to 10% है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण हो सकता है कि काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है इकोनॉमी में वो स्लो हो गए, कंज्यूमर्स जो है उन्होंने स्पेंडिंग करना कम कर दिया, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, राइट। उसके कारण भी अगर वो लोग स्पेंड नहीं करेंगे तो वो लोग नेचुरली बोरो नहीं करेंगे, बोरो नहीं करेंगे तो क्रेडिट को स्लो दिखेगी। तो दोनों तरफ ये दोनों फैक्टर्स काम कर सकते हैं कि क्यों बैंक क्रेडिट स्लो हो रही है, राइट। एक्सपेक्टेशन अब ये है कि आरबीआई अगर रेट्स घटाएगी, रेपो रेट अपना, तो हो सकता है कि बैंक क्रेडिट को थोड़ा बूस्ट मिले, वरना ये एक साइकिल हो सकती है। बैंक क्रेडिट स्लो हुई तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड स्लो होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड स्लो होगी तो फिर वापस बैंक क्रेडिट जो है वो स्लो डाउन होगी। तो ये एक साइकिल है जो इकोनॉमिक की जीडीपी को स्लो डाउन कर सकती है, राइट। सो ये हो गई बैंक क्रेडिट की बात। अब बैंक क्रेडिट का डेटा जो है वो कौन रिलीज करता है, वो रिलीज करता है आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको बेसिकली ये डेटा चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाके सर्च करना है सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट। तो हर महीने आरबीआई ये डेटा रिलीज करता है, सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट। इसमें आपको क्रेडिट का डेटा मिल जाएगा कि कितना नॉन फूड क्रेडिट है और उसमें भी कौन सी इंडस्ट्रीज में क्रेडिट कितना हुआ है, हर महीने उसका डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो में इंसाइट्स मिली हो, कुछ सीखने मिला हो। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।